हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहा हूँ, वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो, जो ये टॉपिक है या जो ये आर्टिकल्स है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% चांस है कि ये टॉपिक बोर्ड में आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें 7 स्टार लगा लेना। और ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये तुम लोग गैल्वेनोमीटर जो है ना 10th में देखे हुए हो। एक देखते होगे, अगर ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट किए होगे तो वहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर तीनों रखा रहता है। तीनों का शेप, तीनों जो है सेम दिखता है, एग्जैक्टली सेम दिखता है। बस अंतर होता है, एक में जी लिखा रहता है और एक में ए लिखा रहता है, एक में भी लिखा रहता है। देखना वो तो ये तुम लोग देखे हुए हो गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो आज हम लोग टॉपिक में कवर करेंगे वो होगा गैल्वेनोमीटर होता क्या है ये मैं बताऊंगा। उसके बाद इसके प्रिंसिपल्स क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या है इसका, वर्किंग कैसे करता है, एप्लीकेशन इसके क्या है, सेंसिटिविटी में बताऊंगा। ठीक है, तो ये पूरे पार्ट को कवर करेंगे। अगर लास्ट तक वीडियो देख तो पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले गैल्वेनोमीटर होता क्या है। गैल्वेनोमीटर देखो एक डिवाइस है जो कि स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को डिटेक्ट करता हो या फिर उसको मेजर करता है। ठीक है, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को ये करता है, बहुत लार्ज वैल्यू नहीं। मिली एम्पेयर में जो करंट होगा ना उसको ये मेजर कर सकता है। एम्पेयर में जो करंट होगा उसके लिए एमीटर आता है, गैल्वेनोमीटर नहीं। गैल्वेनोमीटर से ही हम लोग एमीटर बनाते, वो कैसे बनाते अलग टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज हम लोग गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन में ये भी आता है कि स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को क्यों मेजर करता है। इस सब कुछ का आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये समझना होगा, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन वो समझना होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं लेक्चर की ओर। तो देखो मैं एक ना डायग्राम आपको बनाता हूँ गैल्वेनोमीटर का, उससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। देखो उसमें 2 मैग्नेट होते हैं, कॉन्केव शेप में मैग्नेट होते हैं। अब कॉन्केव में क्यों होते हैं ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ये कॉन्केव में ही क्यों होता है। ये मैग्नेट होते हैं, ठीक है, कॉन्केव शेप में दिख रहा है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, ये कॉन्केव है, ऐसे है, ऐसे मैग्नेट ऐसे। ठीक ना, कॉन्केव शेप में क्यों होता है वो भी क्यों होते हैं इसका भी आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। तो मैं इसको आगे बताऊँगा। अब इसमें क्या होता है, 2 मैग्नेट होता है, मैग्नेट होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे मेरे को ऐसा चाहिए जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना हो, जहाँ पे वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर सकते हैं। बाकी अगर मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखना हो तो हम लोग परमानेंट मैग्नेट को यूज कर सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट वहाँ यूज होता है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना नहीं है हमें, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना है ऐसे जगह यूज करना है गैल्वेनोमीटर, तो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। दोनों यूज हो सकता है, ठीक ना, परमानेंट भी और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी। अब यहाँ देखो क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर कॉयल होता है, रेक्टेंगुलर कॉयल होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉयल में हम लोग कई सारे टर्न्स, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉपर के इंसुलेट कॉपर को वहाँ पे वाइंड कर देते हैं, जैसे इस तरह से होता है, ऐसे मान लो। ठीक है, इसके नीचे एक हेयर स्प्रिंग होता है, इसका क्या काम है वो भी हम बताते हैं। और ये देखो जो होता है ना, हाँ ये तुम्हारा हो गया इंसुलेट, ये तुम्हारा कॉपर का टर्न हो गया। अब किसके ऊपर ये बांधते हैं, तो ये देखो नॉन मैग्नेटिक जो होता है, नॉन मैग्नेटिक फ्रेम होता है उसके ऊपर इसको बांधते हैं। नॉन मैग्नेटिक फ्रेम होता है उसके ऊपर हम लोग इसको बांध देते हैं। जैसे हम नॉन मैग्नेटिक फ्रेम बना देते हैं, मान लो ये नॉन मैग्नेटिक क्या है बच्चों, फ्रेम है। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक क्या है, ये फ्रेम है, इसके ऊपर ये बांधा रहता है। जो कॉपर है ना, ये नॉन मैग्नेटिक फ्रेम। अब नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के अंदर जो होता है ना, इसके अंदर जो है, इसका जो कोर है, पूरे कॉइल का जो कोर है वो जो होता है सॉफ्ट आयरन कोर का होता है। वो बच्चों किसका होता है, सॉफ्ट आयरन कोर का, वो सॉफ्ट आयरन कोर का होता है। यहाँ पे एक कोर होता है, सॉफ्ट आयरन कोर होता है। ठीक है, सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर होता है, उसके ऊपर होता है। तो अब बताओ क्या है, सिंपल सी बात क्या है, देखो एक रेक्टेंगुलर फ्रेम में नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, जैसे एल्युमिनियम हो गया नॉन मैग्नेटिक में आता है। रेक्टेंगुलर फ्रेम में हम लोग कॉइल को, कॉपर कॉइल को क्या करते हैं, बांध देते हैं, चाहे वो घुमा के ऑन कर देते हैं। ठीक है, कॉपर कॉइल को वाइंडिंग कर देते हैं, उसका नॉन कॉपर कॉइल को करते हैं। ठीक है, इंसुलेटेड होना चाहिए कॉपर कॉइल। ठीक है, और वो जो फ्रेम है नॉन मैग्नेटिक फ्रेम है जो एल्युमिनियम का होता है, उसके अंदर क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर, जो ब्लू कलर से हमें दिख रहा है। क्लियर है यहाँ तक, जो हमें ब्लू कलर से दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, वो सॉफ्ट आयरन कोर होता है। ठीक है ना, ओके। अब ये जो होता है, इस डायग्राम को समझो, ये
यहाँ पे एक टॉर्सन हेड होता है, मूवेबल होता है, ये मूव कर सकता है, ये रिजिड नहीं होता, मूवेबल होता है। उसमें ये जो कॉइल है ये फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप एक वायर होता है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है, उससे ये सस्पेंडेड होता है। ये जो हम लोग रेक्टेंगुलर कॉइल बनाए उससे सस्पेंडेड होता है। और उसमें एक मिरर भी होता है। उसमें क्या होता है बच्चों, एक मिरर भी होता है, कॉनकेव मिरर होता है, हम सी से लिख देते हैं, ठीक ना। अब देखो क्या है, ये जो है ना, ये पूरे के पूरे एक सिस्टम के अंदर, इसको डायग्राम देखो, कभी रटा मत करो, अपने आप पता चल जाएगा। अगर वर्किंग पता है तो अपने आप हो जाएगा। तो देखो कॉइल का एक एंड जो होता है ना, कॉइल का एक एंड जो है, ये जो कॉइल तुम्हें दिख रहा है उस कॉइल का एक एंड जो होता है, ठीक है, ये इधर एक, इसका एक एंड एक यहाँ है, मान लो इसको L1, और इसका एक एंड जो है, एक एंड जो है बच्चों वो यहाँ से कनेक्टेड होता है। इसको क्या मान लो L2, ये L1 ये L2। डायग्राम पता चला। देखो कॉइल का एक एंड जो है L1 यहाँ पर है, कॉइल का एक एंड जो है, देखो ये स्टार्ट हुआ था यहाँ से, एक एंड L1 में चला गया, एक एंड घूमते घूमते एक एंड यहाँ चला गया। अब यहाँ L1 L2 क्यों दिया, बैटरी जब लगाओगे, जहाँ पे मेरे को कनेक्शन देना है, गैल्वेनोमीटर को लगाना है, तो उसके लिए दो और टर्मिनल्स होना चाहिए ना। जैसे बल्ब जला तो दो टर्मिनल्स होता है, उसी तरह हम यहाँ पे दो टर्मिनल्स इसमें बना दिए, ठीक है, क्लियर है। अब कॉनकेव मिरर का काम क्या होता है, कॉनकेव मिरर जो होता है ना, चलो पहले मैं बताता हूँ ये काम कैसे करता है, सुनना। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम लोग इससे पहले जो लेक्चर पढ़े थे उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, टॉर्क एक्टिंग इन अ लूप व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर एक लूप है जिसके अंदर, जिस लूप का एन टर्न्स है, एन क्या बच्चों, टर्न्स है, ठीक है। अब ये अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो इसमें क्या लगेगा, इसमें अगर आप करंट का कनेक्शन दे दोगे करंट का, तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों, करंट फ्लो करेगा। करंट क्या होगा बच्चों, फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो बताओ इस पर टॉर्क लगेगा। ये टॉपिक का पढ़ाया था, लास्ट टॉपिक था, अगर जो नहीं देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो, क्लियर है यहाँ तक। तो अब जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा, इसमें क्या बनेगा, टॉर्क बनेगा, ठीक है, ठीक टॉर्क बनेगा। अब इसका जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल यही है इसका। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर होता है क्या, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट और मेजर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, एमएम में होना चाहिए करंट, एम्पेयर करंट को मेजर नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता, उसका आंसर सुनो। देखो इसके अंदर जो टर्न्स होते हैं ना, टर्न्स होते हैं, ठीक है, तो वायर बहुत बड़ा होगा। अगर वायर बहुत बड़ा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस बच्चों क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और इस वायर का जो थिकनेस होता है वो भी बहुत कम होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम होता है। एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा। दूसरी बात, इसका लेंथ भी बहुत ज़्यादा है तो भी रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा। तो अगर लार्ज वैल्यू ऑफ करंट होगा तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, आई स्क्वायर आर टी। तो देखो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण हीट बनेगा और ये डैमेज हो सकता है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट हम लोग नहीं फ्लो करवा सकते, ठीक ना। तो ये तो आंसर होगा क्यों हम लोग ज़्यादा वैल्यू ऑफ करंट को क्यों हम लोग फ्लो नहीं करवा सकते, ये हो गया। दूसरी बात हम क्या बता रहे थे, हाँ ये तो हम बता दिए, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। वाई सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड इन गैल्वेनोमीटर। तो देखो सॉफ्ट आयरन कोर जो है ना, इसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज़्यादा होने के कारण जो भी इससे मैग्नेट निकलेगा नॉर्थ पोल साउथ पोल से, वो अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो जो मैग्नेट है ना यूनिफॉर्मली यहाँ पे आ जाता है, मतलब बार ये जो है तुम्हारा सॉफ्ट आयरन कोर फेरोमैग्नेटिक है। तुम लोग आगे पढ़ोगे फेरोमैग्नेटिक मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। तो सॉफ्ट आयरन कोर ना अपनी और मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेता है। इसकी परमिएबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बात समझ में आया, ठीक है। परमिएबिलिटी ज़्यादा होने के कारण इसके अंदर मैग्नेट बहुत अच्छे से पास कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया ये, ओके। अब कॉनकेव मिरर का काम क्या है, कॉनकेव मिरर देखो क्या है ना, जो ये रीडिंग देगा, जैसे अब ये रीडिंग कैसे देगा, मान लो ये सपोज कर लो ये कॉइल है, ये कॉइल तो दिख नहीं रहा है लेकिन मान लो ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है, बीच में खोखला है, बीच में कोर है, ये मान लो कॉइल है। तब देखो जब ये घूमेगा, टॉर्क लगेगा तो ये क्या होगा बच्चों, घूमेगा। अब टॉर्क लगेगा तो ये घूमेगा, ये किससे सस्पेंडेड है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप से। ये क्या है, सस्पेंडेड है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप से क्या बच्चों, ये सस्पेंडेड है, ठीक है। तो देखो ये अगर फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप से सस्पेंडेड है, ठीक है, तो अब ये जब ऐसे घूमेगा, ऐसे ये टॉर्क इस पे लग रहा है, करंट फ्लो होने के कारण ये क्या होगा, ऐसे घूमेगा। अगर ये घूमेगा, जैसे मान लो ना
हम तुमको एक क्या बात बता रहे, देखो जैसे ये है, जैसे ये देखो, ठीक है, हम इसको जब घुमाएंगे ऐसे, देखो दिख रहा है तुम लोग को, ये हम ऐसे जब इसको घुमाएंगे तो बताओ ये अगर ऐसे घुमाओगे तो इस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। अब देखो हम इस पर को घुमा रहे इधर, तो अब यहाँ पे जाके ये घूम नहीं पा रहा मेरे से, वैसे तो घूम जाएगा दम बहुत है, लेकिन हम बता रहे हैं ऐसे जाने के बाद यहाँ पे घुमाना बंद हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जब तुम इसको घुमा रहे हो ना तो ये जो वायर है ये रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, चाह रहा है कि ये ना घूमे। जैसे ये तुम्हारा ये जैसे हाथ है, देखो ऐसे घुमाए तो अब एक जगह जाके रुक गया ना, क्यों, क्योंकि जो हड्डी है वो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है जो कि उसको घूमने नहीं देना चाहता। ठीक है, तो बताओ अगर मान लो ये 2 साल का बच्चा इसको घुमाता तो इतना भी नहीं घुमा पाता, उससे ज़्यादा साल का, क्योंकि उसके पास टॉर्क प्रोड्यूस करने की क्षमता कम है। तो ये मान लो 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस किया 2 साल का बच्चा, तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क 10 न्यूटन का प्रोड्यूस करके उसको रोक देगा। अब एक बात बताओ, एक बच्चा जो कि 20 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो बताओ वो ज़्यादा घुमाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा घुमाओगे रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे स्प्रिंग को जब दबाते हो, स्प्रिंग में क्या है, अगर हल्का सा दबाओगे तो कम रिस्टोरिंग फोर्स होगा, ज़्यादा दबाओगे तो ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगा। तो 1 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा दबा नहीं सकता स्प्रिंग को, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं होता है दबाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा उसके पास दम नहीं होता। 2 साल का बच्चा और ज़्यादा बड़ा बच्चा होगा तो और ज़्यादा दबा सकता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा फोर्स होता है। तो एक मान लो 3 साल का बच्चा 10 न्यूटन फोर्स लगाया स्प्रिंग में, तो वो रिस्टोरिंग 10 लगा देगा। अब वहाँ पर क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। एक बंदा है जो 20 न्यूटन लगा सकता है, तो अब बताओ रिस्टोरिंग में क्या होगा, उधर से 20, तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह देखो अभी मान लो करंट की वैल्यू बहुत कम है, तो ये कॉइल ऐसे घुमा, हल्का सा घुमा, तो ये टॉर्क को जो करंट है वो टॉर्क बहुत कम प्रोड्यूस किया, तो ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क था वो बहुत कम, वो मान लो 10 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस करके उसको इक्विलिब्रियम पे ले आया। करंट की वैल्यू बढ़ा दो तो अब 20 न्यूटन है, तो 20 न्यूटन होगा तो ये ज़्यादा घुमा देगा ना इसको, 20 न्यूटन ज़्यादा घुमा देगा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क भी कितना बनेगा, 20 न्यूटन, फिर वहाँ पर जाके वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे तो ये जो इक्विलिब्रियम गेन हो रहा है, क्यों गेन हो रहा है, जितना टॉर्क ये लगा रहा है उतना टॉर्क ये वायर लगा दे रहा है। तो करंट बढ़ाओगे तो ज़्यादा टॉर्क लगेगा, जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उतना ज़्यादा वो घूमेगा, जितना ज़्यादा घूमेगा, समझ में आया, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, घूमेगा। ठीक है, तो देखो इसका जो प्रिंसिपल है ना वो ये है कि व्हेनेवर ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस टॉर्क, जो लास्ट हम लोग ड्राइव किए। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, देखो एज यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट टॉर्क विल इंक्रीज, जितना करंट की वैल्यू बढ़ाओगे उतना ज़्यादा क्या होगा, टॉर्क बढ़ेगा। करंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो टॉर्क क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो टॉर्क बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब देखो यहाँ पे जो ये रेक्टेंगुलर कॉइल देख रहा है, इसमें हम एक इंडिकेटर लगा देते हैं। अब मान लो 1 एम्पेयर करंट है तो इतना घुमा, 2 एम्पेयर में इतना घुमा, 3 एम्पेयर में इतना घुमा, तो अब हम लोग ना इसको कैलिब्रेट कर देते हैं कि वो लेकर हम लोग उस पर कैलिब्रेट कर देते हैं कि अगर इतना घूमेगा तो वो 1 एम्पेयर होगा, तो हम लोग वहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, ये 0, ये 1 एम्पेयर, अगर इतना डिग्री घुमा तो 1 एम्पेयर समझ लेना, इतना डिग्री घुमा तो 2 एम्पेयर समझ लेना, इतना घुमा तो 3 एम्पेयर समझ लेना, ये इंडिकेटर होता है। तो इस तरह से हम लोग कैलिब्रेट कर देते हैं करंट को कि इतना डिग्री घूमेगा तो इतना पे इतना कैलिब्रेट कर देते हैं हम लोग, समझे। तो अब जैसे तुम करंट लगाओगे तो बताओ यहाँ पे इसके पॉइंटर पे इसके साथ एक पॉइंटर लगा रहता है, तो वो जितना घूमेगा उतना ही पॉइंटर घूम जाएगा, तो तुमको बता देगा करंट कितना। अगर 3 एम्पेयर है तो यहाँ से यहाँ तक इतना एंगल वो घूम जाएगा, बात समझ में आया, इतना एंगल वो घूम जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे पॉइंटर लगा रहता है, पॉइंटर के जस्ट ऊपर क्या होता है, मिरर का काम क्या है ना, मिरर जो है पैरालैक्स एरर को रिमूव करता है। जैसे तुम लेफ्ट से देखोगे तो इंडिकेटर थोड़ा उधर दिखेगा, इधर से देखोगे तो इधर दिखेगा। पैरालैक्स एरर पढ़े थे तुम लोग +1 में। तो जो मिरर है जस्ट एबव लगा रहता है, जिससे को पैरालैक्स एरर को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। उसके अंदर एक लाइट भी लगा रहता है, तो मिरर जो है पैरालैक्स एरर को रिमूव कर देता है, ठीक ना। पॉइंटर के जस्ट ऊपर लगा रहता है ये क्या, कॉन्केव मिरर, वो पैरालैक्स एरर को रिमूव करता है, ठीक ना। तो अगर आए कि वाई कॉन्केव मिरर जो इट रिमूव द पैरालैक्स एरर, ठीक ना। तो जस्ट ऊपर होता है तो एरर होने का कोई चांस नहीं होता। तो ये भी मिरर का भी कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझ में आ गया, ठीक ना। ओके, तो ये चीज़ हम लोग समझ गए कि कैसे काम करता है, ठीक है। ओके, इसमें कोई डाउट? हाँ, हेयर स्प्रिंग का काम क्या है? ये हेयर स्प्रिंग है, ये जो है बच्चों क्या है, हेयर स्प्रिंग। इसका काम क्या है, देखो हेयर स्प्रिंग का काम क्या है, जब तुम करंट फ्लो किए तो ऐसे घूम गया, अब ऐसे घूम गया, ठीक है, ऐसे घूम गया। अब जैसे करंट को रिलीज करोगे तो वैसे ही रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना, उसको वापस आना होगा ना, वापस होना। हेयर स्प्रिंग उसको अपने रियल पोजीशन पे फिर से ले आता है। हेयर स्प्रिंग का काम क्या है, उसको अपने रियल पोजीशन पे लाने का,
ठीक है। जैसे कॉलबेल होता है जो दरवाजे के पास होता है कॉलबेल, ठीक है, जो कॉलबेल होता है, तो उसमें बताओ जब तुम दबाते हो तो फिर है ना तुम छोड़ देते हो, जब तो दबा रहता नहीं ना, वो अपने आप ऊपर हो जाता है, क्योंकि एक स्प्रिंग होता है जिसको ओरिजिनल पोजीशन पे ले आता है। समझे हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है। और कहाँ यूज हो सकता है इसका? दरवाजे में भी कभी कभी देखे होगे, दरवाज़ा खोल दो अपने आप उसको बंद कर देता है, उसमें एक स्प्रिंग लगा रहता है ना जिसको अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ले आता है। तो उसी तरह यहाँ पे जब तुम करंट फ्लो करवा दिए तो ऐसे घूम गया। उसके बाद करंट फ्लो करवाने के बाद क्या है, तुम गैल्वेनोमीटर में ऐसे उंगली लगा के ऐसे सीधा कर दोगे? नहीं करते ना, तो वो कौन करेगा? तो हेयर स्प्रिंग है जो इसको अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ले आता है। तो ये तुमको दिख रहा है जो, वो क्या है बच्चों? हेयर स्प्रिंग है। ठीक है, यहाँ बना दे थोड़ा सा नीचे। लास्ट कौन सा वायर था? ऐसे घूमते घूमते आया था। ठीक है, ये हेयर स्प्रिंग है। समझ में आ गया तुम लोगों को क्या है? ये हेयर स्प्रिंग है, ये मिरर है, सबका काम। ये फॉस्फोरस ब्रॉन्ज है जो जिससे वो जो कॉयल है हमारा वो क्या है बच्चों? सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड है जो कॉयल है हमारा वो क्या है बच्चों? सस्पेंडेड है। जैसे ये कॉयल है ये सस्पेंडेड है, किससे? फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप्स उसी में, ठीक है। और वो एक मूवेबल टॉर्सन हेड से कनेक्टेड होता है, वो घूमता है, वो मूवेबल टॉर्सन हेड से कनेक्टेड होता है। तो ये ऐसे लटका हुआ है, ये ऐसे लटका हुआ है, ये मान लो कॉयल ये ऐसे लटका हुआ है, ऐसे घूमेगा। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? ओके ठीक है, देखो ओके ये हो गया, क्लियर हो गया सभी को। अब इसका काम क्या, हम लोग अभी क्या क्या पढ़े, होता क्या है, इसका प्रिंसिपल भी हम बता दिए, प्रिंसिपल बता दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या, प्रिंसिपल क्या था? व्हेनेवर करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस टॉर्क। और दूसरा क्या है? एज द वैल्यू ऑफ करंट विल इंक्रीज, एज द वैल्यू ऑफ करंट विल इंक्रीज टॉर्क विल इंक्रीज। तो उसी में लिख देना। दूसरा क्या, वही सेम प्रिंसिपल है। कंस्ट्रक्शन में बता दिए, कंस्ट्रक्शन में कौन कैसे कैसे यूज होता है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, हाँ अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करते हैं। देखो अभी कॉन्केव मैग्नेट क्यों होता है उस पर भी हम आएंगे, कॉन्केव क्यों होता है, ठीक है, उस पर भी हम लोग आएंगे। तो अभी के लिए ना ये समझो ना, मान लो अभी के लिए हम कॉन्केव नहीं बना रहे हैं, बाद में तुम्हें पता चल जाएगा हम कॉन्केव क्यों बना रहे हैं। अभी के लिए नॉर्मल मैग्नेट है। मैग्नेटिक फील्ड बताओ इसका बच्चों किधर होगा? इधर होगा। ठीक है, अब इस कॉयल का टॉप व्यू ले लो, ये ले लो, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला, ये मान लो A B C और ये D। तो हम लोग कौन सा पार्ट देख रहे हैं? CD देख रहे हैं, ये C और ये D। ठीक है, C और D, ठीक है, क्लियर है? CD है। अब देखो जैसे इसमें करंट पास करवाते हो, ये कॉइल में जैसे करंट पास करवाते हो, ये क्या करेगा? कॉइल में करंट पास करवाते ही ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो शुरुआत में मान लो ये ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड इधर और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर। तो बताओ शुरुआत में मैग्नेट कैसे था? ऐसे। तो ये मैग्नेट ऐसे था बच्चों, ऐसे था। बताओ ये सरफेस से कितना एंगल बना रहा है? ये सरफेस से कितना, ये सरफेस से कितना बना रहा है? 0 एंगल। 0 एंगल बना रहा है बच्चों, कितना बना रहा है? 0 एंगल बना रहा है। ठीक है, ये 0 एंगल बना रहा है सरफेस से। अब सरफेस से अगर 0 एंगल बना रहा है ये, ठीक है, ये सरफेस से क्या बना रहा है? 0 एंगल बना रहा है शुरुआत में। जैसे करंट फ्लो करवाओगे तो ये क्या होगा? थोड़ा सा टर्न लेगा। तो बताओ अब पहले 0 एंगल था, मान लो ये अल्फा टर्न लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड से भी ये सरफेस से पहले कितना एंगल था? 0 था। अब ये मान लो करंट फ्लो करने के कारण अल्फा टर्न लिया, तो अब बताओ ये मैग्नेट से कितना एंगल बनाएगा? अल्फा एंगल बनाएगा। कितना बनाएगा बच्चों? अल्फा एंगल बनाएगा। ठीक है, पहले 0 था, अब जैसे ही टर्न लेगा सरफेस से अल्फा एंगल बनाएगा। सरफेस से क्या बनाएगा बच्चों? अल्फा एंगल। तुम जो हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला पीछे भी पढ़े, तो वो क्या था? NIAB साइन थीटा। साइन थीटा में थीटा किसके बीच का एंगल था? नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो किसके बीच का एंगल कर रहा है? प्लेन सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड का। तो एक बात बताओ, अगर सरफेस से वो अल्फा एंगल बना रहा है, सरफेस से एंगल अल्फा बना रहा है, तो नॉर्मल से कितना बना रहा होगा? सरफेस से अगर अल्फा बना रहा है तो नॉर्मल से कितना बनाएगा? सरफेस से अगर अल्फा बना रहा है, मान लो सरफेस से अभी 0 है, तो इसका नॉर्मल इधर है ना, तो नॉर्मल से कितना बनाया? 90 डिग्री ना। कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, बताया ना। तो सरफेस से अगर अल्फा बना रहा है तो अल्फा का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस अल्फा।
तो हम जो अभी बताइए, अगर अल्फा टर्न लिया तो मैग्नेटिक फील्ड इससे कितना बनाएगा, अल्फा एंगल बनाएगा। किससे, सरफेस से, तो नॉर्मल से कितना बनाएगा 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 90 माइनस अल्फा। तो बताइए क्या बन गया, टॉर्क इक्वल टू NIAB साइन 90 माइनस अल्फा क्या होगा बच्चों, कॉस अल्फा। ठीक है, तो देखो तुम फॉर्मूला साइन थीटा भी यूज कर सकते हो, कॉस अल्फा भी। जब तुम टॉर्क का फॉर्मूला NIAB कॉस अल्फा यूज करोगे तो दिस इज द अल्फा इज द एंगल बिटवीन क्या, प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड। और जब तुम यूज करते हो टॉर्क इक्वल टू NIAB साइन थीटा, तो यहाँ थीटा किसके बीच का एंगल है, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड का। तो तुम कॉस वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो साइन का, बस दिमाग में रखना कॉस का फॉर्मूला जब यूज करोगे तो वहाँ एंगल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन क्या है, मतलब सरफेस को, और यहाँ पे साइन थीटा जब यूज करते हो तो एंगल किसके बीच का, मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल का। ये बात दिमाग में रखना तो तुम कर पाओगे। तो ठीक है, तो आज जो हम लोग यूज करेंगे ना, ये फॉर्मूला यूज करेगा। अब ये फॉर्मूला विजुअल ज़्यादा बेटर देता है, इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन इससे ज़्यादा ईजी है, तो हम इसलिए ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये यूज करेंगे। तो बताओ टॉर्क का फॉर्मूला होता है NIAB कॉस अल्फा। ये एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स जो हम लोग फ्रेम पे लगाए थे। अल्फा इज द एंगल बिटवीन, अभी बताया ना, देखो ये अगर मैग्नेटिक, पहले शुरुआत में मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच का एंगल कितना था, 0 था। अब जैसे ही अल्फा घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड और इसके ये प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा। तो टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क इक्वल टू NIAB कॉस अल्फा। तो जैसे ही हम लोग L1 L2 को बैटरी में डालते हैं, इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने के कारण वो अल्फा डिफ्लेक्शन कर रहा है, तो NIAB कॉस अल्फा हो जाएगा। अब बताओ अगर ये कॉयल ये मान लो कॉयल है, अब ये कॉयल अगर अल्फा घुमा तो इस वायर में भी जो डिफ्लेक्शन होगा, इस वायर में भी जो ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट जो होगा कितना डिग्री होगा। ये अगर ये कॉयल, ये मान लो कॉयल है डायरी की जगह, ये डायरी की जगह अब इसको हम कॉयल मान रहे हैं। तो ये कॉयल अगर अल्फा घुमा तो इसमें ट्विस्ट, इसमें भी वायर जो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप, इसमें भी ट्विस्ट कितना होगा, अल्फा का ही होगा ना। कितने का होगा, अल्फा का होगा। ठीक है, तो अल्फा का अगर होगा तो बताओ उसमें टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क, हम लोग ये टॉर्क R मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होता है, जैसे हम लोग पढ़े थे ना, स्प्रिंग में KX होता है। स्प्रिंग में क्या होता है बच्चों, KX। यहाँ पे क्या होगा, स्प्रिंग में KX होता है क्योंकि वो फोर्स इक्वल टू KX पढ़ते हैं। यहाँ पे रोटेशनल है तो K कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा। वहाँ X लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, तो बताओ यहाँ एंगुलर लोग और वो कितना हो रहा है, अल्फा। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू क्या लिखोगे, टॉर्क इक्वल टू क्या लिखोगे, K अल्फा। अगर इक्विलिब्रियम पे आ गया है, वो जाकर रुक गया है, तो हम ये बोल सकते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू टॉर्क इन करंट कैरिंग लूप, टॉर्क प्रोड्यूस इन करंट कैरिंग लूप। बताया ना, जैसे स्प्रिंग होता था, तुम 10 न्यूटन पे जाकर रुक गए, तो एट दैट इक्विलिब्रियम पॉइंट तुम्हारा 10 न्यूटन इक्वल टू उसका रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब उस समय रिस्टोरिंग फोर्स भी कितना होता होगा, 10 न्यूटन। एक बंदे के पास 20 न्यूटन फोर्स लगा सकता है, तो और कंप्रेस करेगा। अब वो जहाँ रुकेगा वहाँ पे 20 न्यूटन जो तुम्हारा है, वो रिस्टोरिंग फोर्स भी 20 न्यूटन का ही प्रोड्यूस करेगा। उसी तरह इसमें भी है, टॉर्क में भी है। अगर तुम 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगाए हो तो रिस्टोरिंग भी 10 न्यूटन मीटर का होगा जब वो रोक दिया। तो बताओ एट इक्विलिब्रियम जो होगा, एट इक्विलिब्रियम बताओ हम ये लिख सकते हैं, टॉर्क इन कॉइल इक्वल टू टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क लिख सकते हैं। यही होगा ना, ये जो टॉर्क, ये कॉइल को जो घुमाया है उसका टॉर्क और जो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप का टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, दोनों इक्वल हुआ तभी तो वहाँ पे जाके रुक गया होगा। हाँ, तो ये होगा। तो अब इसको हम इक्वल कर देते हैं। तो क्या लिखोगे, NIAB कॉस अल्फा इक्वल टू K अल्फा। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो I इक्वल टू क्या आ गया बताओ, K अपॉन NAB कॉस अल्फा। अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना, देखो अब हम लोग कॉन्केव मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज करता है, अब यहाँ से आंसर आएगा। तो देखो आई जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा नहीं है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा नहीं है, क्यों, क्योंकि ये K कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है। अब यहाँ पे आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा नहीं, क्योंकि नीचे कॉस अल्फा भी है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा नहीं है तो हम लोग लीनियर स्केल नहीं यूज कर सकते। जैसे हम लोग करते हैं ना, मान लो जैसे तुमको 1 किलो आम का दाम पता है 10 रुपया, तो तुम अगर वो लिनियरली वेरी कर रहा है तो तुम बोल सकते हो 1 किलो का 10 रुपया था, 2 किलो का 20 रुपया, 3 किलो का 30 रुपया, 4 किलो का 40 रुपया, 5 किलो का 50 रुपया बोल सकते हो ना, क्योंकि लिनियर वेरिएशन है। तो स्केल बनाना बहुत ईजी होता है।
अगर मेरे को पता है 1 एम्पेयर में 10 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ है, तो अब एक ही पता है तो अब हम बना देंगे 1 में 10 का, तो ये चीज़ लिखना बहुत ईजी हो जाएगा ना। देखो 0, 1 एम्पेयर में मान लो 10 डिग्री का हुआ है, तो हम यहाँ पे 1 एम्पेयर लिख दिए, तो ये 10 डिग्री अगर डिफ्लेक्शन शो किया है, तो मेरे को पता है 20 डिग्री में कितना करेगा 2 एम्पेयर, और 30 डिग्री अगर बता रहा तो ये क्या होगा 3 एम्पेयर। तो लीनियर स्केल बनाना बहुत ईजी था, बहुत ईजी है बनाना, ठीक है। 1 एम्पेयर में 10 डिग्री, तो 20 डिग्री में 2 एम्पेयर लिख दिए, 30 डिग्री में 3 और 40 डिग्री में 4 एम्पेयर लिख दिए। तो ये लीनियर स्केल है, आराम से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं है, करंट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा डिफ्लेक्शन, सो वी कांट सो करंट कैन नॉट बी मतलब ये लिख सकते हो कि करंट जो होगा लीनियर स्केल पे शो नहीं किया जा सकता, करंट कैन नॉट बी शोन इन लीनियर स्केल, लीनियर स्केल पे नहीं शो किया जा सकता है, बिकॉज करंट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, अल्फा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो इस कारण से करंट को हम लोग लीनियर स्केल में कैलिब्रेट नहीं कर सकते। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तब हम लोग को क्या करना था, किसी भी तरह इसको डायरेक्टली बनाना था। तो उसके लिए ये नीचे वाला टर्म्स को हटना होगा। आप कैसे हटाओगे, कैसे हटाओगे, कैसे हटाओगे, तो देखो उसके लिए हम लोग क्या किए ना, यहाँ तक क्लियर है सभी को। उसके लिए हम लोग क्या किए, हम लोग जो है कॉनकेव यूज किए। कॉनकेव क्या, मैग्नेट, इसका टॉप व्यू ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, समझ में, ऊपर से देख रहे हैं इस ऐसे, ठीक है। कॉनकेव मैग्नेट यूज किया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, तो इसका फ़ायदा भी हम तुम लोग को गिनवाते हैं। देखो ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ये क्या है बच्चों, सॉफ्ट आयरन कोर, टॉप से ऊपर से सॉफ्ट आयरन कोर दिखेगा। अब देखो ये सॉफ्ट आयरन कोर है, तो देखो ये क्या होगा, कॉनकेव के कारण मैग्नेट जो होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ऐसे जा रहा होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। अब देखो अगर ये रेक्टेंगल होता, तो मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या हो रहा था। ये कॉइल है, ठीक है, अगर ये रेक्टेंगल होता तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता, सीधा सीधा होता ना। जैसे ये रेक्टेंगल होता, मान लो ये रेक्टेंगल होता नॉर्थ साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता, सीधा होता। तो यहाँ पर अगर रखोगे तो अभी 0 एंगल बना रहा है, अभी कितना बना रहा है 0 एंगल, एस देखो दिख रहा है ना, रेड कलर, अभी देखो कितना बना रहा है 0 एंगल। अब ये ऐसे घूमेगा तो बताओ इन दोनों के बीच का एंगल बदल गया, ये ऐसे घूमेगा तो एंगल 90 डिग्री हो गया। एंगल लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, ये कॉनकेव शेप में ना होता मैग्नेटिक फील्ड, रेक्टेंगुलर पोल होता, तो मैग्नेट ऐसे आता। और बताओ ये ऐसे घुमाता अल्फा एंगल, कुछ और घुमाता अल्फा, मतलब लगातार एंगल में क्या रहा है, चेंज। देखो ये हो रहा है लगातार एंगल में, ये ऐसे है, लगातार एंगल में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, एंगल में चेंज। हम मार्कर को नहीं घुमा रहे, देखो एंगल में चेंज। अभी देखो ये वाला एंगल है, तो एंगल में लगातार क्या हो रहा था बच्चों, चेंज आ रहा था। देखो अभी ये एंगल है, अभी ये 90 डिग्री हो गया, अभी 0 है, फिर ये, ठीक है। तो एंगल में लगातार चेंज आ रहा था। एंगल में लगातार चेंज आएगा तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू लिखना पड़ेगा तुम्हें। एंगल में लगातार चेंज आ रहा होगा तो कॉस अल्फा की वैल्यू लगातार बदलेगी। तो हम क्या किए, ये कॉनकेव लगा दिए। कॉनकेव लगाने से क्या हुआ फ़ायदा, दिखाते हैं हम तुमको फ़ायदा क्या हुआ, ध्यान देना। ये मान लो रेक्टेंगुलर आर्मेचर है, क्या बच्चों, रेक्टेंगुलर आर्मेचर, ये वाला जो दिख रहा है रेक्टेंगल। अब देखो अगर ये ऐसे है तो मैग्नेट क्या है, मैग्नेट ऐसे है, मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है। बताओ इसके सरफेस से कितना एंगल बना रहा है, 0। अगर ये आर्मेचर देखो ये ऐसे है, ठीक है, तो बताओ मैग्नेट इससे कितना एंगल बना रहा है, 0, क्योंकि मैग्नेट भी ऐसे। और ये अगर ऐसे हुआ तो मैग्नेट भी कैसे, बताओ, देखो एरो दिख रहा है, अभी भी 0 बना रहा है इसके सरफेस। और ये ऐसे हुआ तो अभी भी 0 बना रहा है, देखो ऐसे। तो ये लाइन देखो, ये वाला जो लाइन दिख रहा है, इससे कितना बना रहा है, 0। अगर ऐसे तो भी 0 और ऐसे तो भी 0, मतलब ये कैसे भी हो आर्मेचर, ऐसे तो भी 0, ऐसे हो तो भी 0, ऐसे हो तो भी 0। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच का एंगल क्या है, इसके प्लेन के बीच का एंगल क्या है, इसके प्लेन के बीच का एंगल क्या है। देखो अभी कॉइल, अभी रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे था, तो अभी इन दोनों के बीच में ग्रीन और रेड में कितने का एंगल है, 0। ऐसे था तो ग्रीन और रेड के बीच में एंगल कितने का, 0 का। ऐसे था तो ग्रीन और रेड के बीच में एंगल क्या है, 0। तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो है
उसके प्लेन से क्या बना रहा है, जीरो एंगल बना रहा है। हाँ, आप बोलोगे सर ये मैग्नेट इधर क्यों नहीं जा रहा है? मैग्नेट इधर इसलिए नहीं जा रहा है ना, क्योंकि ये कौन है, ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है ना, ये फेरोमैग्नेटिक है, इसलिए मैग्नेट को अपनी ओर खींचता है, इसलिए तो हम लोग फेरोमैग्नेटिक यूज करते हैं और सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। समझ में, हम सभी चीज़ का आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हें, हर चीज़ का क्यों कैसे यूज हो रहा है। तो हम लोग कॉन्केव क्यों यूज करते हैं, टू मैक लीनियर स्केल, टू मेक लीनियर स्केल फॉर द करेंट, हम लोग कॉन्केव यूज करते हैं। तो अब एक बात बताओ, ड्यूरिंग दी मोशन, जो कॉइल मोशन कर रहा है, मोशन ऐसे कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे किया तो मैग्नेट फील्ड भी ऐसे हो गया, ऐसे किया तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे हो गया, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच में हमेशा एंगल कितना है, जीरो का। मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ सरफेस, कॉइल के सरफेस के बीच में एंगल कितने का है, जीरो का। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या रखोगे, जीरो। तो बोलोगे सर यहाँ पे भी रखो जीरो, नहीं, ये तो डिफ्लेक्शन है ना, ये तो वो है ट्विस्ट। अब बताओ वो अंदर ये जो है, ये कॉइल अगर है, मान लो ये डेयरी की जगह ले रहा है, इसकी जगह ले रहा है, तो ये अगर कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड से जीरो एंगल बना रहा है, कुछ कितना भी बना, नीचे से कितना भी बना है, इसमें तो ट्विस्ट होगा ही नहीं। ये अगर अल्फ़ा घुमा है तो यहाँ पे तो ट्विस्ट अल्फ़ा होगा ही ना। ये अल्फ़ा क्या है, ट्विस्ट है, और ये अल्फ़ा क्या है, दिस इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल। तो ये भले मैग्नेटिक जुगाड़ लगा दी, यहाँ पे सिलिंड्रिकल लगा दी, ऐसे 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 है, ये अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये ऐसे तो ऐसे, और ये ऐसे तो ऐसे, क्योंकि सिलिंड्रिकल है मैग्नेट। ये क्या है बच्चों, सिलिंड्रिकल मैग्नेट, कॉन्केव मैग्नेट है, ठीक है, कॉन्केव मैग्नेट है। तो वो ऐसे था तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था तो ऐसे हो गया, और ऐसे था तो ऐसे हो गया, क्योंकि ये इस शेप में, ठीक है, क्लियर है, कॉन्केव शेप में। तो वो तो जुगाड़ हो गया, लेकिन अगर ये घूम रहा है अल्फ़ा, तो कन्फर्म है यहाँ तो ट्विस्ट तो अल्फ़ा होगा ही ना। अगर वो थोड़ी ना ट्विस्ट, थोड़ी ना अल्फ़ा जीरो हो जाएगा, वो ट्विस्ट थोड़ी ना जीरो हो जाएगा अल्फ़ा, वो तो अल्फ़ा ट्विस्ट है ऊपर, तो वो तो ट्विस्ट तो हो ही रहा है ना। अगर ये घूमा, ये अगर घूमा तो यहाँ तो ट्विस्ट तो प्रोड्यूस होगा ही ना बच्चों, अल्फ़ा। हाँ, तो ये बात समझ में आ गया। तो अल्फ़ा तो ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा। तो हाँ, हम लोग जब कॉन्केव मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं तो उसके कारण बताओ, जो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल इज ऑलवेज एंगल जीरो डिग्री। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल इज ऑलवेज जीरो जब व्हेन वी यूज कॉन्केव मैग्नेटिक फील्ड, या रेडियल मैग्नेटिक फील्ड भी इसको बोलते हैं हम लोग, इसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं बच्चों। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड इन गैल्वेनोमीटर टू मेक द बाय यूजिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड करंट बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्योंकि ये क्या हो गया, आप बताओ, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ऑलवेज जीरो। तो आई इक्वल टू क्या गया, के अल्फा एन ए बी। तो बाई मेकिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड करंट बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और डिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन, एंड ड्यू टू दिस वी कैन यूज कौन सा, लीनियर स्केल डिवीजन। वी कैन यूज लीनियर स्केल डिवीजन। इसलिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, बिकॉज बाय यूजिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड करंट बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा डिफ्लेक्शन, एंड सो वी कैन यूज लीनियर स्केल डिवीजन। बात समझ में क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझ में। अब बताओ, ये हमेशा जीरो हो जाएगा, तो ये समझ में आ गया, ये सब बता दिए, तो हमेशा जीरो हो जाएगा। तो अब आई, तो उसको हटाई दो, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1। तो अब आई की वैल्यू क्या आ गई, इसका देखो हम नोट्स तुम लोग को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, कॉस जीरो, ठीक, तो ये हो गया, क्लियर है। तो आई इक्वल टू के अल्फा एन ए बी, ठीक है, ये हो गया। इसका नोट्स जो है ना, पूरा आर्टिकल्स का हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हो 7696725753 है, इस पर भी पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे भी जाके तुम देख सकते हो, इसका नोट्स होगा, प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या है, के अल्फा अपॉन एन ए बी, ये हो गया तुम्हारा करंट इक्वल टू, ठीक ना। आप क्या करें, ये तो करंट आ गया। तो यहाँ तक गैल्वेनोमीटर में कैसे क्या यूज होता है वो सब हम आपको बता दिए। अब हमें क्या करना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई भी डाउट नहीं है ना। अब हमें क्या करना है, इसकी सेंसिटिविटी पढ़नी है। व्हाट इज़ सेंसिटिविटी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं
करंट सेंसिटिविटी, क्या पढ़ते हैं बच्चों, करंट सेंसिटिविटी। तो देखो करंट सेंसिटिविटी जो होता है ना, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है, व्हेन ए वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल व्हेन ए वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ गैल्वेनोमीटर एंड इट शो लार्ज डिफ्लेक्शन, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, देन इट इज नोन एज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। अगर एक बात बताओ, बहुत छोटा सा इनपुट दे बहुत ज़्यादा आउटपुट दे रहा है, तो उसको बोलेंगे ना, जैसे हम लोग बोलते हैं हल्का सा चिट्टी काटे किसी को बहुत तेज चिल्लाया तो हम बोलते हैं बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। हल्का सा हमारे लाल हो गया चेहरा तो हम बोलते हैं ना बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि इनपुट बहुत कम दिया और आउटपुट बहुत तेज निकल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसिटिव। धूप में कोई निकला तुरंत लाल हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं ना अरे ये बहुत सेंसिटिव है। मतलब हल्का सा इनपुट दिए बहुत बड़ा रिएक्शन, बहुत बड़ा आउटपुट आ रहा था, उसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी। उसी तरह देखो, व्हेन वेरी स्मॉल करंट पासिंग थ्रू अ गैल्वेनोमीटर इट प्रोड्यूस वेरी लार्ज डिफ्लेक्शन, देन इट इज नॉन एज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ करंट। करंट सेंसिटिविटी बच्चों क्या होता है, अच्छा एक चीज़ बता देते हैं, ये जो आई है ना, ये जो तुम्हारा आई आया है, ये सभी क्या है, कांस्टेंट है। ये सभी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। के कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट। वो के कांस्टेंट किसका है, इसका टॉर्क कांस्टेंट किसका, वायर का टॉर्क कांस्टेंट है। एन नंबर ऑफ टर्न्स है कांस्टेंट। एज द एरिया ऑफ कॉइल वो भी कांस्टेंट, बी मैग्नेटिक वो भी कांस्टेंट। तो इसको हम लोग जी जो यहाँ पे इस पूरे कांस्टेंट को हम लोग जी से लिखते हैं। जी यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होता है। क्या होता है बच्चों, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। जी यहाँ पे इस पूरे कांस्टेंट को हटा के कांस्टेंट रख देते तो आई इक्वल टू क्या गया, जी अल्फा, और ये जी को हम लोग गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं करंट सेंसिटिविटी पे। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, देखो करंट सेंसिटिविटी जो होता है ना, अभी यहाँ पे क्या है था, आई इक्वल टू चलो यहीं से देख लेते हैं, एन ए बी कॉस अल्फा के अल्फा कॉस अल्फा 0 हो गया था, ओके। आई इक्वल टू आया था के अल्फा अपॉन एन ए बी, हाँ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है। तो अब देखो हम लोग पढ़े करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट, सी एस करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट, ठीक है, पर यूनिट करंट, ठीक ना। तो सी एस, तो अल्फा, आई की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो आई की वैल्यू क्या है, के अल्फा अपॉन एन ए बी। आई की वैल्यू के अल्फा अपॉन एन ए बी। एन ए बी कहाँ चला जाएगा बच्चों, ऊपर, तो अल्फा से अल्फा गया, तो बताओ क्या आ गया करंट सेंसिटिविटी, सी एस इक्वल टू क्या आ गया, एन ए बी अपॉन के। ये आ गया करंट सेंसिटिविटी, बहुत ईजी है। ये क्या आ गया बच्चों, करंट सेंसिटिविटी, ठीक ना, एन ए बी अपॉन डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन आई की वैल्यू क्या आई थी, के अल्फा, गलत नहीं दिख रहा, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी क्या आई है, अल्फा अपॉन आई। आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू यही आई थी ना, एन आई ए बी इक्वल टू के अल्फा, तो आई इक्वल टू के अपॉन एन ए बी, ठीक है। आई की वैल्यू वहाँ पुट कर दी, आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। आई की वैल्यू क्या आई है, के अल्फा अपॉन एन ए बी, ठीक है। ये तुम्हारा करंट सेंसिटिविटी है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक ना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, तो नाम से फिर से समझ में आ गया होगा क्या होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होता है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट वोल्टेज, तो अल्फा अपॉन वी। अब बताओ वी को क्या लिख सकते हो, आई आर लिख सकते हो बच्चों, बताओ आई आर लिख सकते हो, यहाँ तक दिख रहा है सभी को, आई आर लिख सकते हो। तो बताओ अब यहाँ पे तो वी एस, आई की वैल्यू पुट कर दो। आई की वैल्यू क्या आई है, आई की वैल्यू यही थी ना, के अल्फा अपॉन एन ए बी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, के अल्फा अपॉन एन ए बी, और यहाँ पे एक आर है, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा गया, तो बी एस इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, एन ए बी अपॉन के आर। ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है। एन ए बी अपॉन के क्या है, सी एस, और एन ए बी अपॉन
के आर क्या है भी एन ए बी अपॉन के आर क्या है बी एस। अब दोनों में अगर रिलेशन पूछा जाए तो बता सकते हो, बताओ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। तो बी एस इक्वल टू क्या लिख सकते हो, सी एस अपॉन आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन सी एस एंड बी एस, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए डाउट। तो ये था सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग सेंसिटिविटी, हम लोग गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं कि घटाना चाहते हो, बता सकते हो कोई। हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि देखो गैल्वेनोमीटर यूज होता है स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को डिटेक्ट करने के लिए, बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को डिटेक्ट करने के लिए। तो हम लोग जितना ज़्यादा सेंसिटिव आएंगे तो हल्के से करंट में ज़्यादा डिफ्लेक्शन देगा, तो हमें पता तो चल जाए। अब सोचो करंट एक 1 mm जा रहा है और वो डिफ्लेक्शन ही इतना दे कि हम दिख ही ना पाए, तो क्या रिकॉग्नाइज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो 1 mm के लिए बड़ा डिफ्लेक्शन दे तो हमें पता चलेगा, तो हम बोलेंगे हाँ सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर का बहुत अच्छा है। तो हम लोग जो चाहते हैं ना सेंसिटिविटी बढ़े इसकी, तो बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो, तो देखो करंट सेंसिटिविटी डिपेंड करता है एन ए बी और के पे। तो देखो अब याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे खुद जाओ। एन क्या, नंबर ऑफ टर्न्स को अगर बढ़ाओगे तो उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। बताओ अब अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है एन ए बी कॉस अल्फा, भी जो हम लोग एन ए आई ए बी कॉस अल्फा हम लोग यूज किए ना। तो अगर करंट नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो हल्का सा करंट में टॉर्क बहुत ज़्यादा होगा, टॉर्क बहुत ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एन बढ़ाने से सेंसिटिविटी बढ़ता है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो तो सेंसिटिविटी बढ़ेगा। एरिया बढ़ाने से भी सेंसिटिविटी बढ़ता है, एरिया अगर बढ़ा दोगे कॉइल का तो सेंसिटिविटी बढ़ेगा। बी को बढ़ाओगे, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओगे तो वहाँ पे भी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। और नीचे क्या आता है बच्चों, के आता है, ठीक है। हाँ नीचे क्या है, के क्या है तुम्हारा, टॉर्क कांस्टेंट। तो देखो एन को बढ़ाने से सेंसिटिविटी बढ़ी, एरिया बढ़ाने से बढ़ी, और बी बढ़ाने से भी बच्चों क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी बढ़ती है। अब आता है के पे, के बढ़ाओ तो घटेगी। रीजन क्या है, क्योंकि के क्या है, टॉर्क कांस्टेंट। मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत ज़्यादा हो तो उसको प्रेस करना बहुत मुश्किल है ना, उसमें एक्स डिस्टेंस में मूव करना बहुत मुश्किल है। तो उसी तरह अगर इसका टॉर्क कांस्टेंट ज़्यादा हुआ तो उसको घुमाना ही बहुत मुश्किल है। अगर घुमाना मुश्किल है तो बहुत ज़्यादा करंट पे भी डिफ्लेक्शन क्या होगा, बहुत कम शो करेगा। तो इस कारण से करंट सेंसिटिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा अगर के बढ़ाओगे। तो ये 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। वोल्टेज सेंसिटिविटी का भी वही है, वहाँ बस एक रेजिस्टेंस आ जाता है, ठीक ना, क्लियर है। देखो एक ऐसा पैरामीटर्स पूछा गया ना कि एक ऐसा पैरामीटर्स बताओ जहाँ पे करंट सेंसिटिविटी तो बढ़े लेकिन हम वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई भी चेंज नहीं होने देना चाहते हैं, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी बढ़े लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी ना बढ़े, करंट सेंसिटिविटी बढ़े बट वोल्टेज सेंसिटिविटी ना बढ़े, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ऐसा कोई पैरामीटर्स यहाँ चेंज करो जिससे कि वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई फर्क ना पड़े और करंट सेंसिटिविटी में फर्क पड़े, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो एक चीज़ है जिससे कि वोल्टेज सेंसिटिविटी में फर्क नहीं पड़ेगा, करंट सेंसिटिविटी में फर्क पड़ेगा। देखो कैसे, ये क्वेश्चन देखना ही इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, अगर नंबर ऑफ टर्न्स मान लो पहले एन था आप 2n कर दिए तो बताओ लेंथ भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। वायर का जो लेंथ है अगर n टर्न्स को मान लो पहले 50 टर्न था आप 100 टर्न कर दिए, 100 टर्न्स कर दिए तो लेंथ भी तो पहले अगर मान लो 10 मीटर था तो अब 20 मीटर हो जाएगा ना। ये बात समझ में आ गया। n को 2n करोगे तो बताओ 2n करोगे तो करंट सेंसिटिविटी तो क्या हो जाएगा, इसको लेंथ से कोई मतलब नहीं है, करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन वोल्टेज में देखो, अब बोलोगे सर वोल्टेज को भी लेंथ से मतलब नहीं है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, NAB/KR है। मतलब देखो कैसे, क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चों, लेंथ होता है। तो अगर तुम लेंथ को डबल किए हो तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो जो तुम्हारा R' होगा, जो बाद वाला रेजिस्टेंस होगा, पहले रेजिस्टेंस L, पहले जब लेंथ था तो इसका रेजिस्टेंस क्या था, इस कॉइल का R। तो अगर लेंथ को डबल कर दिए तो R' जो होगा वो भी तो 2R हो जाएगा ना, नहीं समझे। एन नंबर ऑफ टर्न्स डबल किए तो लेंथ भी डबल होगा। CS को कोई फर्क नहीं पड़ेगा करंट सेंसिटिविटी को, क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस तो आता नहीं है, तो उसको वो तो डबल हो गया, करंट सेंसिटिविटी डबल हो गया। लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या होगा, जैसे ही तुम लेंथ को डबल किए तो रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है ये। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो लेंथ को डबल किए तो रेजिस्टेंस जो बाद वाला रेजिस्टेंस R' होगा वो भी तो डबल हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो वो क्या हो जाएगा 2R हो गया। तो अब यहाँ पे तुम पुट करके देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी में CS के N डैश, A में कोई चेंज नहीं आया, B में कोई चेंज नहीं आया, K में कोई चेंज नहीं आया, R डैश। तो N डैश कितना हुआ है डबल, तो यहाँ क्या लिखोगे 2N AB, और यहाँ पे K R डैश क्या होगा 2R, 2 से 2 गया। तो बताओ वोल्टेज सेंसिटिविटी अभी भी क्या है, NAB/KR। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आया था कि ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसको बढ़ाने से ये नहीं हुआ। तो ये समझ में आ गया होगा तुम लोग को, ठीक ना, क्लियर है।
ठीक है, कोई डाउट? तो यहाँ से ये जो आज हम लोग जो किए वो क्या था, गैल्वेनोमीटर हम लोग आज किए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम पूरी बात तुम लोग को बता दिए। न्यूमेरिकल अगर करना हो उस पर तो न्यूमेरिकल भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो न्यूमेरिकल जो होगा हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इस पर न्यूमेरिकल करवा दूंगा। पूरे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका न्यूमेरिकल का वीडियो में एक साथ बनाऊंगा, 1.5-2 घंटे का, उसमें मैं करवा दूंगा, ठीक ना। तो मेरे को लगता है जहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर पूरा वीडियो समझ में आ गया हो तो अंडरस्टूड जरूर लिखो वीडियो में, ठीक है, अंडरस्टूड जरूर लिखना। अगर पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है तो और भी अच्छे कमेंट्स कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, तो जरूर करो। इससे मेरे चैनल को ग्रोथ करने में थोड़ा हेल्प मिलेगा। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद, जय भारत।